जय हिंद सभी स्टूडेंट को। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा कई बार पूछे गए हैं और 2024 में भी आप सभी के लिए ये प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि इन सारे प्रश्न को जल्दी से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप हमारे बातों को समझ गए होंगे। और एक बात सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें और इस क्लास पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए। सामाजिक विभाजनों को संभालने के लिए मतलब उन्हें संभालने के लिए के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन, जो ये कथन दिए गए हैं इनसे पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, तो यह बात लागू नहीं होता है। समझ गए सभी छात्र, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल्दी से यहाँ कुछ कथन है, चलिए उन्हें बारी बारी देखते हैं। पहला है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसका सीधा सीधी उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2। समझ गए सभी छात्र, यानी कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, यह एकदम सही है। और दूसरा है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जल्दी से देखें। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित या निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेड गुडी, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी जेड गुडी। याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ कुछ मिलान के दिए गए हैं ऑप्शन, जल्दी से इन्हें मिलान कर लेते हैं। तो ए का हो जाएगा बी। ठीक है, हिंदुस्तान का हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है, यानी ए का हो जाएगा ब। ठीक है ना। फिर इसके बाद बी है, बी का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। और फिर इसका क्या है, सी है, तो सी का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। और सी का हो जाएगा स। ठीक है ना, याद रखिएगा सभी छात्र। पाकिस्तान का हो जाएगा इस्लाम, हिंदुस्तान का हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और इंग्लैंड का हो जाएगा प्रोटेस्टेंट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी छात्र। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जल्दी से बताइए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यानी हमारी नीयत क्या होती है, तो जल्दी से बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इन्हें ज़रूर से याद कर लीजिएगा। बाकी सबको भी याद करना है, पर इसे ज़रूर याद करिएगा, ये ज़रूर आएगा आपके परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, डी हो जाएगा। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए
अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तो यह एकदम गलत है हमारे संविधान के लिए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी हो जाएगा, सर्वधर्म समभाव। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? वहाँ पूछ रहा था कौन गलत, यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। इसका भी उत्तर क्या है? ए हो जाएगा कि धर्म पर आधारित होती है। समझ गए? याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह बिहार में अवस्थित था। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? जल्दी से बताइए, यह किसकी वाणी थी जिन्होंने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो यह किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर, महात्मा गांधी ने। चलिए याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। जल्दी से बताइए, यहाँ प्रतिशत वाला सवाल है। जल्दी से बताइए कि कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 40%। यानी कि बी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी छात्र। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी से बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौटिल्य लिखी थी। बी हो जाएगा इसका उत्तर, कौटिल्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा घाना। यानी कि सी हो जाएगा, घाना के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डच भाषी समुदाय ने। ठीक है, बी हो जाएगा इसका उत्तर, डच भाषी समुदाय ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी छात्र। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। जल्दी से बताइए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी छात्र। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो इसका उत्तर क्या है? राजा ज्ञानेंद्र ने। ठीक है, सी हो जाएगा, राजा ज्ञानेंद्र ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? और यह इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र, यानी कि डी। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर इनके PDF चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम सभी बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। और अगर आपने हमारे पुराने क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर पुराने क्लासेस को भी जा कर के देखें। वहाँ हमने भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश सब के बताए हैं। तो आप उसे भी जाएं और देखें और जल्दी से याद कर लें। ठीक है, तो ये क्लास समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद।